नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अक्सर कहा जाता रहा है कि कांग्रेस भी भीतर भी हिंदूवादी तत्व हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक से सहानुभूति और सहमति रखने वाले लोग हैं। कई मामलों पर नरम हिंदुत्व की राजनीति भी कर लेती है कांग्रेस। 90 के दशक के बाद इस अंतर पर, समानता पर चर्चाएं फीकी पड़ने लगी, क्योंकि आर्थिक नीतियों और योजनाओं को लेकर कांग्रेस, बीजेपी या किसी भी दल में फर्क मिटने लगा। वैचारिक विभाजन के लिए कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक ही रेखा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। संघ भी बीजेपी के साथ रहते हुए उससे अंतर को उभारने में काफी मेहनत करता है। आपने चुनाव के वक्त खबरें भी देखी होंगी कि बीजेपी को जिताने संघ के सैकड़ों लोग बिहार, असम जाते हैं, वहां पर चुनाव लड़वाते हैं। यहां तक कि गोवा के प्रांत प्रमुख सुभाष वेलिंगकर को इसलिए पद से हटा दिया गया, पद से, कि वे राजनीतिक दल बनाना चाहते थे, राजनीति कर रहे थे बीजेपी सरकार के खिलाफ। यह संघ का आधिकारिक बयान है। गोवा में वेलिंगकर की हैसियत संघ और बीजेपी में उस्ताद की रही है। उनके पद से हटाए जाने के विरोध में 400 स्वयंसेवकों ने इस्तीफे का ऐलान किया है। मीडिया में ऐसी बातें छप रही हैं कि वेलिंगकर भारतीय भाषा सुरक्षा मंच के मुखिया थे, जो बीजेपी सरकार की आलोचना कर रहा था। यह मंच की अंग्रेजी को बढ़ावा मिल रहा है, कोंकणी और मराठी को नहीं। अलग अलग दावे हैं। आने वाले दिनों में वेलिंगकर के मुखर होने से उनका भी पक्ष सामने आएगा। वही बताएंगे कि क्या उन्हें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को काला झंडा दिखाने के कारण पद से हटाया गया है। यह उदाहरण इसलिए नहीं दिया कि इस पर चर्चा करूंगा, बल्कि इसलिए कि क्या संघ बीजेपी से अपनी पहचान के अंतर को लेकर पहले की तरह मेहनत नहीं करना चाहता है। अब आते हैं राहुल गांधी पर। राहुल गांधी पिछले कुछ महीनों से लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बयानी हमला कर रहे हैं। बयानी हमला दूसरी बात होती है। सवाल है कि क्या राहुल गांधी जमीन पर उतरकर आरएसएस से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी इस लड़ाई में कांग्रेस को भी झोंकेंगे? क्या कांग्रेस का आम कार्यकर्ता और नेता भी संघ से लड़ने के लिए तैयार है? तैयार से मेरा मतलब यह है कि क्या उसकी वैचारिक तैयारी है? सिंपल शब्दों में, क्या उसकी पढ़ाई हुई है? पढ़ाई। क्या राहुल गांधी और आरएसएस से लड़ते हुए अपनी पार्टी के भीतर हिंदुत्व के प्रति सहानुभूति रखने वालों से भी लड़ेंगे? क्या राहुल के नेतृत्व में मौजूदा कांग्रेस राष्ट्रीय स्वयंसेवक से सड़क पर लड़ने की तैयारी में है, या दिल्ली में बयानों के जरिए ही लड़ने की खानापूर्ति होगी? कांग्रेस की सरकारों के दौरान तो ऐसी घमासान लड़ाई दिखी नहीं, लेकिन क्या राहुल गांधी इस बार सीरियस हैं? 2014 में महाराष्ट्र के भिवंडी में उनका बयान था कि आरएसएस के लोगों ने गांधी की हत्या की, मानहानि का केस हो गया उन पर, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, तो ऐसा सुनने को मिला कि अब अपने बयान से बदल रहे हैं। गुरुवार को खबर आई कि राहुल गांधी अपने बयान से पीछे नहीं हटेंगे, ट्रायल का सामना करेंगे। इसके लिए भिवंडी की अदालत में उन्हें जाना पड़ेगा। जो नहीं जाना चाहते थे, अब अदालत ने कहा आपको खुद ही पेश होना पड़ेगा। पंजाब हरियाणा कोर्ट ने बापू की हत्या के मामले में 21 जून 1949 को सुनाते हुए अपना फैसला नाथूराम गोडसे को सजा दी थी। 1949 के बाद फिर से मुकदमे की फाइल कोर्ट में और पब्लिक में खुल सकती है। गांधी की फिर से हत्या होगी और मुकदमा चलेगा। इस बार एंकर लोग भी जज होंगे। बंगाल चुनाव के दौरान टीवी चैनलों पर हर दूसरे तीसरे दिन आपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फाइल खुलती देखी। चुनाव बीत जाने के बाद फाइलें बंद हो गई हैं। अगर यह चुनावी राजनीति के लिए यह सब हो रहा है तो दुखद है। अगर वाकई कांग्रेस आरएसएस को लेकर अपनी कोई ठोस समझ बनाना चाहती है, और देखते हैं तो देखेंगे अभी समय के साथ। राहुल के वकील कपिल सिब्बल को सुनते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। आज जब मामला अदालत के सामने आया तो आरएसएस ने कोर्ट के सामने हमारे लिए एक बयान कहने को कहा कि हम मानते हैं कि आरएसएस ने गांधी जी की हत्या नहीं की और आरएसएस दोषी नहीं है। तो हमने कहा कि जो हमने कहा है पहले, उस पे हम कहें, हम कोई और बयान नहीं देने वाले। और अगर आप समझते हो कि इसमें मामला स्पष्ट होना चाहिए तो हम तैयार हैं, हम अदालत में लड़ाई करेंगे, क्योंकि ये अदालतों की तो लड़ाई है नहीं। अदालत में तो हम लड़ाई करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये लड़ाई अदालत की नहीं है। ये लड़ाई, इस लड़ाई में ये फैसला होगा कि असली हिंदू कौन, ये फैसला होगा। सिब्बल साहब का यह बयान मुकदमे की ब्रीफ से बहुत आगे का है। असली हिंदू से लेकर पहचान की राजनीति के सवाल को वो ले गए, उनका हिस्सा मैंने दिखाया नहीं। फिर तमाम प्रकार की लड़ाइयों को मिक्स करने लगे। बीजेपी के तमाम नेताओं ने राहुल गांधी के स्टैंड पर हमला किया है। संबित पात्रा, राजीव प्रताप रूडी, किरण रिजिजू से लेकर कई नेताओं ने आलोचना की है। पूरी तरह से कंफ्यूज हैं राहुल गांधी। कभी कुछ बोलते हैं, कभी पलट जाते हैं। पूरी पार्टी उनकी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
को राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जिस तरह की बयानबाजी वो कर रहे हैं उससे वो 44 से 4 पे पहुंच जाएंगे। 30 जनवरी 1948 के दिन महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। अगस्त 2016 में, सितंबर 2016 में, माफ कीजिएगा। चर्चा के लिए इसके तमाम पन्नों को पलटने होंगे। 15-20 मिनट की चर्चा में आप इसकी उम्मीद ना रखें। अगर आपको लगता है कि इस विषय में जानना चाहिए तो टीवी छोड़कर लाइब्रेरी में समय बिताइए, वरना एक पक्ष यह कहेगा कि सरदार पटेल ने संघ की तारीफ की, एक पक्ष कहेगा कि सरदार पटेल ने आरएसएस को बैन किया, कोई कहेगा नेहरू गांधी ने आरएसएस की तारीफ की, कोई कहेगा आरएसएस ने गांधी को मरवा दिया। जैसे गुरुवार शाम कांग्रेस पार्टी ने एक ट्वीट कर दिया। इंडियन एक्सप्रेस अखबार की कतरन अंग्रेजी में है, मैं हिंदी में पढ़ देता हूं। लिखा है कि आरएसएस नेता ने गोडसे को रिवॉल्वर दिया। ये हेडिंग में अखबार में गोपाल गोडसे का बयान हाईलाइट है। वो कह रहे हैं कि सभी भाई हम आरएसएस में थे, नाथूराम, दत्तात्रेय, मैं और गोविंद। आप कह सकते हैं कि हम अपने घर के बजाय संघ में ही पले बढ़े, संघ हमारे लिए परिवार समान है। समय की कमी को देखते हुए हमारी चर्चा सिर्फ एक सवाल तक सीमित रहेगी कि क्या आरएसएस ने गांधी की हत्या की। संगठन की महानता या उसकी खराबी से जुड़े बयानों पर हम कभी और चर्चा कर लेंगे। राकेश सिन्हा है और शमसुल इस्लाम है। दोनों की खास बात यह है कि ये दोनों ही भीतर से संघ को जानते हैं। तो अब हम आपको क्या बताएं, तो हमारा सवाल शुरू होता है। शमसुल साहब, आज के नए दर्शकों को बताइए कि इस बात में क्यों दम है कि आरएसएस के लोगों ने गांधी की हत्या की। रवीश, आपने जो फरमाया कि फैक्ट्स के बिना बहुत सारी बहस हो रही है। हाँ। मैं बहुत जल्दी से एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में संक्षेप जी, बहुत जो मुख्य है है। वो मुख्य कहेंगे। आप दोनों नोट्स लेके आए, मैं घबरा गया हूं। 4 फरवरी 1948 को सरदार जी के महकमे ने बैन लगाते हुए कहा, देश के विभिन्न भागों में उसके सदस्य व्यक्तिगत रूप से आगजनी, लूटमार, डाके, हत्याएं तथा लुका छुप कर शास्त्र गोला और बारूद संग्रह करने जैसी हिंसक कार्रवाइयां कर रहे हैं। जी, और हत्या हो गई 30 तारीख को, 30 जनवरी को। उसके 6 दिन के बाद, 5 दिन के बाद यह है। उसके बाद सरदार एक दूसरी इंपॉर्टेंट चिट्ठी लिखते हैं और वो चिट्ठी है नेहरू जी के नाम। और पता नहीं बदकिस्मती से कि इस चिट्ठी का पहला भाग पढ़ा जा रहा है, दूसरा नहीं पढ़ा जा रहा है। इस चिट्ठी में सरदार ने लिखा, अभी बहुत इनिशियल इंक्वायरी है कि इट ऑल्सो क्लियरली एमर्जेस फ्रॉम दीज स्टेटमेंट दैट द आरएसएस वाज नॉट इन्वॉल्व इन इट। ये चिट्ठी है फरवरी 27 की, सरदार पटेल नेहरू को लिख रहे हैं। लेकिन इसका तीसरा पैरा, इन द केस ऑफ सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द आरएसएस व्हिच हैज नो रिकॉर्ड्स, registers etc, securing of authentic information whether a particular individual is active worker or not is rendered a very difficult task। मैंने उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है तो पता करना। तो अब हम जो कह रहे हैं कि वो नहीं इन्वॉल्व है, हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है जनाब, सरदार पटेल का श्यामा प्रसाद जी को चिट्ठी जुलाई 18, मैं ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रख रहा हूं आपके पास। लेकिन हमें मिली रिपोर्टें इस बात की पुष्टि करती हैं कि इन दोनों संस्थाओं का, खासकर आरएसएस की गतिविधियों के फलस्वरूप देश में ऐसा माहौल बनाया कि ऐसा बर्बर कांड संभव हो सका। मेरे दिमाग में कोई संदेह नहीं है कि हिंदू महासभा गांधीवादी भाग षड्यंत्र में शामिल था। आरएसएस की गतिविधियां सरकार और राज्य व्यवस्था के अस्तित्व के लिए खतरा हैं। और आखिरी जनाब चिट्ठी में पढ़ रहा हूं 19 सितंबर की, यानी लगभग 1 साल के बाद, हिंदुओं में जोश पैदा करना और उनकी रक्षा के प्रबंध करने के लिए आवश्यक न था कि वो जहर फैले। उस जहर का फल अंत में यही हुआ कि गांधी जी की अमूल्य जान की कुर्बानी देश को सहनी पड़ी और सरकार व जनता की सहानुभूति जरा भी आरएसएस के साथ न रही बल्कि उसके खिलाफ हो गई। मैं आखिरी बात अब कह रहा हूं इसके साथ जोड़कर, आरएसएस ने गांधी की हत्या की थी, मैं ये जानना चाहता हूं। आरएसएस से जुड़े हुए लोगों ने की थी। और मैं ये आज इस प्रोग्राम में जानना चाहता हूं कि आरएसएस की कोई लिस्ट होती है क्या? आरएसएस की कोई ऑथेंटिकेटेड लिस्ट है कि इसमें मिला लीजिए। जैसे मान लीजिए ग्रैहम स्टेन्स का जलाकर मारा, ठीक, क्या उनकी कोई लिस्ट है? जब इनको मर्जी आती है ये मना कर देते हैं। या तो यह है आरएसएस की एक लिस्ट हो जो ऑथेंटिकेटेड राष्ट्रपति की तरफ से, या इनके जो, ठीक है, लेकिन इसका लाभ ये भी, इसका फायदा उठाएंगे आप ये भी ना कहें कि कोई आरएसएस का। आप बताइए हमारे दर्शकों को कि ठीक है, जो नए लड़के हैं, यंग बच्चे देखते हैं, वो इसीलिए मैं आज पर लाना चाह रहा हूं कि क्या आरएसएस के लोगों ने गांधी की हत्या की, इसके क्या प्रमाण? आपने जिन चिट्ठियों में पढ़ा नहीं, उसमें यह बात आती है कि आरएसएस ने एक माहौल बनाया, जो दूषित प्रदूषित माहौल बनाया, जुड़े हुए लोगों ने किया। 7 जुलाई से ऑर्गेनाइजर शुरू होता है, 7 जुलाई 1947 से, और गांधी जी की हत्या के दिन तक उसमें गांधी जी के खिलाफ जो कार्टून्स आप देखेंगे, शर्मनाक कार्टून्स हैं। और ये तो कांग्रेसी बेवकूफ है जो उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, यानी वो बता नहीं रहे देश के सामने। रहने देते हैं अब राकेश जी का। जी।
देखिए रवीश जी, मूल सवाल यह जो है, उन्होंने बोला उसी के संदर्भ में हाँ, जवाब देने को मैंने उन्होंने क्या कहा ये मेरे लिए महत्व का नहीं है। अच्छा। मूल सवाल यह है कि आरएसएस के लोगों ने गांधी को मारा या नहीं मारा। हाँ। कांग्रेस तो ये बात से मुकर गई कि आरएसएस का हाथ है, उसने कहा अब आरएसएस के लोगों पर टिका है। अब मैं दो बातें कहना चाहता हूं। देखिए पूरा जो हमारा इतिहास है, जो हिंदुत्व मूवमेंट का इतिहास लिखा गया है, उस मूवमेंट के इतिहास में हिंदू महासभा और आरएसएस को एक करके देखा गया है। और कहां किसने देखा है? सब हिंदू महासभा और आरएसएस कोई एक लेखक का नाम बताओ। सभी लेखकों ने हिंदू महासभा किसने? सभी आदित्य मुखर्जी से लेकर मृदुला मुखर्जी होते हुए, अभी मैं आपके एनडीटीवी पर डिस्कशन में कहा, वो आरएसएस और हिंदू महासभा को एक ही मानकर चलते हैं कि एक ही विचारधारा के लोग थे, एक ही, सिर्फ दो अलग नाम है। दो बात आप समझ लीजिए कि आरएसएस और हिंदू महासभा में एक बड़ा अंतर 1932 से आना शुरू हुआ, जब नाथूराम गोडसे ने और गोविंद माधव पुराणिक एक हिंदू महासभा के बड़े नेता थे, ऐसे 5 लोगों का एक गुट था जिसने सावरकर जी को पत्र लिखा और पत्र में कहा कि आरएसएस के लोग हिंदुओं की ऊर्जा को बर्बाद कर रहे हैं, ये अहिंसा की बात कर रहे हैं। और इसका एक कारण था, 1930 में डॉक्टर हेडगेवार ने जब ये निर्णय लिया कि आरएसएस सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा बनेगा, उस समय तिलक के समर्थकों में और हिंदू महासभा के लोगों में घोर प्रतिक्रिया हुई। हिंदू महासभा के एक अखबार में 12 लेख लिखे गए, वंदे मातरम अखबार मुंबई से। आप ये कह रहे हैं कि हिंदू महासभा के लोगों ने मैं गांधी पूरा की कर लूं, हत्या मैं पूरा कर लूं। 12 लेख में क्या कहा गया मालूम है? एक लेख में कहा गया डॉक्टर हेडगेवार को इतिहास के कूड़े दान में फेंक दिया जाएगा। तो फिर हैदराबाद का सत्याग्रह बहुत प्रसिद्ध सत्याग्रह है 1938-39 का, उसमें आरएसएस ने ऑफिशियली निर्णय लिया कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जो कि हिंदू महासभा और आरएसएस के बीच में आपस की द्वंद्व का बड़ा कारण बना। तो हिंदू महासभा और आरएसएस को एक अलग अलग देखना चाहिए। नाथूराम गोडसे हिंदू नंबर महासभा, नाथूराम गोडसे ने हिंदू महासभा ने हत्या की गांधी की। वो कौन किया वो तो ट्रायल में क्या आ हम चुका ये है। कह सकते हैं? नहीं, मैं क्यों क्या कहूं? आपको जानकारी है? मैं जानता हूं नाथूराम गोडसे और उसके साथियों ने हत्या की। उसका वैचारिक संबंध हिंदू महासभा से था, संगठनात्मक और संबंध। गोपाल गोडसे ने जो कहा भी कांग्रेसियों सुन ने लीजिए, ट्वीट गोपाल किया। गोडसे ने तो महात्मा गांधी के बारे में बहुत बातें कह दी, नेहरू जी के बारे में बाद में बहुत बातें कह दी, सब स्वीकार कर लीजिए। सिलेक्टिव क्यों स्वीकार करते ये हैं? आपका कोर पॉइंट है कि हिंदू महासभा और आरएसएस मैं अभी और एक और प्रश्न पाता हूं। देखिए एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसको डीपी मिश्रा की नेहरू युग, नेहरू एपॉक करके किताब है, बहुत महत्वपूर्ण किताब है, इंडियन पॉलिटिक्स के हर छात्र को पढ़ना चाहिए। उसमें उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है जो कपूर कमीशन की रिपोर्ट भी पढ़नी चाहिए। हाँ, कपूर कमीशन में 407 डॉक्यूमेंट भारत सरकार और राज्य सरकारों ने प्रस्तुत किया है। 101 विटनेसेस को एग्जामिन किया गया, उसमें आर.एन. बनर्जी भी थे जो गांधी जी की हत्या के समय में होम सेक्रेटरी हुआ करते थे। और आर.एन. बनर्जी ने साफ कहा कि आरएसएस का नाम घसीटा गया। आर.एन. बनर्जी की अपनी प्रतिष्ठा थी, वो कोई संघ के समर्थक नहीं थे, 19वें नंबर के विटनेस थे। 101 विटनेस को 162 दिनों में लगभग ये बताया बनर्जी साहब को, अगर ये पता था कि संघ का नाम घसीटा गया तो उस दिन बनर्जी साहब ने बताया होगा कि सरकार का कॉम्युनिक तो लोग पढ़ रहे हैं, सरकार ने कॉम्युनिक जारी किया। तो बनर्जी साहब के हिसाब से किसने हत्या की उन्होंने बताया है? उन्होंने कहा ये गोडसे और ग्रुप का जो मिलिटेंट हिंदू महासभा का ऑर्गेनाइजेशन हिंदू ग्रुप है, गोडसे का तो एक भूमिका वो कह रहे हैं ना कि भाई आरएसएस में थे कि नहीं। गोडसे का भी आरएसएस गोडसे का 32 के बाद से आरएसएस से कोई संबंध नहीं था। 32 के पहले गोडसे का कोई मिनट्स है इसके? देखिए 32 मिनट्स मैंने गोडसे का पत्र कोट किया, हाँ। जो कि सावरकर पेपर में विद्यमान है नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी में। एक दूसरा में एक छोटा सा प्रश्न उठाने दीजिए कि देखिए कांग्रेस के भीतर एक युद्ध चल रहा था। कांग्रेस के भीतर उस वक्त ने बहुत बड़ी संख्या में लोग आरएसएस के समर्थक थे, बहुत बड़ी संख्या में। उससे स्वयं पटेल भी आते थे, पुरुषोत्तम दास टंडन थे। सर नेहरू जी ने आरएसएस के एंटी आरएसएसिज्म को यूज किया है अपने विरोधियों को साइडलाइन करने में। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है पुरुषोत्तम दास टंडन, कांग्रेस के डेमोक्रेटिकली, इस बात का गोडसे के हत्या मैं बता रहा हूं ना। तो ये जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट पुरुषोत्तम दास टंडन को जो हटाया गया, उसका नेहरू जी का क्या स्टेटमेंट था कि ही रिप्रेजेंट्स फोर्सेज लाइक आरएसएस, और उसको हटाया गया। पट्टाभी सीतारामैया और राधा कृष्णन जब 1950 में हरियाणा रेवा में आरएसएस की रैली में गए। आपको पता है कि टंडन को किस लिए हटाया गया? वो ये कारण उनका नेहरू को लगता था कि वो सांप्रदायिक नीतियों पर चल रहे हैं, तो बाकायदा चुनाव लड़ा था नेहरू ने। ठीक है, आपको पता है वो चुनाव जीत कर आए थे। अगर किसी ने आरएसएस का नाम ले लिया तो फिर मुद्दे पर आए, टाइम खराब आप ये कह रहे हैं कि उस वक्त आरएसएस की आलोचना कर दिया तो आरएसएस का मैं बता दूं 5 अक्टूबर 1949 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने रिजोल्यूशन पास करके आरएसएस के लोगों में का स्वागत किया। सिर्फ एस के सिन्हा जो बिहार के सीएम थे, उन्होंने एक डाइसेंट नोट दिया, बाकी सब लोग से साथ थे।
इनका कहना है, राकेश जी का, कि हिंदू महासभा से जुड़ा हुआ था गोडसे और जो लोग हत्या करने वाले थे, तो हिंदू महासभा का संगठन होगा, उसमें उसका हाथ होगा, आरएसएस से नहीं किया है। हिंदुस्तान टाइम्स ने एक एडिटोरियल लिखा कि कोई भी संगठन आरएसएस को दोगलेपन से, मतलब डबल स्पीक वुड बी अंडर स्टेटमेंट अबाउट देम, दोहरापन कही। जी दोहरापन, मतलब किसी से भी वो कर सकते हैं। मेरे पास जिस दिन से आरएसएस जमा हुई और 15 अगस्त 1947 तक, जनरल बात है जी नहीं, मैं सर गोडसे हिंदू महासभा का था, ये राकेश सिन्हा ने सही बात कही कि गलत बात? बिल्कुल गलत है। 10 अगस्त 1947 तक सावरकर हिंदू आरएसएस की शाखाओं में भाषण कर रहे हैं, आरएसएस की शाखाओं में भाषण कर रहे हैं। और जब सुभाष चंद्र बोस सेना बना रहे थे और हिंदू महासभा सेना अंग्रेजी सेना में भर्ती करा रही थी उनके खिलाफ, आरएसएस की शाखाओं में और बड़े मीटिंग्स में जाके ये भाषण करते थे। और उसके बाद ये बताइए, जब महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर जब उनकी मूर्ति लगी, तो क्या बीजेपी आरएसएस उसमें शामिल नहीं थे? शिवसेना शामिल नहीं थे? कर रहे थे, जनरल बात नहीं करते। जो फैसला सुनाया गया पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने, जो फैसला सुनाया, क्या उसने इन संगठनों पर कोई टिप्पणी की है उस फैसले में? क्योंकि उस वक्त तो सारे सबूत रखे हुए हैं, अब इधर उधर से कोट करेंगे उसका कोई मतलब नहीं। जी, मेरा पहला सवाल है कि आरएसएस की कोई लिस्ट है जिसको आप झांक सकते हैं, जिसमें आरएसएस की कोई लिस्ट होती है? ये अलग सवाल है, ये आपने पूछा। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। फैसले में जी, जिस फैसले में नाथूराम गोडसे को सजा सुनाई गई कि ये गांधी के हत्यारे हैं जी, उस फैसले में लिखते हुए अदालत ने लिखा कि आरएसएस है, इसमें हिंदू महासभा किसी संगठन का नाम लिया है किसी भी तरीके से। क्योंकि आप नेहरू को कोट कर रहे हैं, पटेल को कोट कर रहे हैं, ये भी 100 लोगों को कोट कर रहे हैं। मैं फैसले की बात कर रहे हैं कि उन्होंने कहा जो भी कोट कर रहे हैं वो भी आप भी कोट कर रहे हैं, मुझे उससे मतलब नहीं। मैं ये जानना चाहता हूं क्या आपकी जानकारी में है? मुझे लग रहा है राहुल गांधी को इसीलिए मुबारकबाद दी जानी चाहिए कि आज वो देश, नहीं, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं, जो सारे दब रहे हैं, ये मेरे सवाल वो उठा रहे हैं। मुझे बताइए कि उस फैसले में संगठन का नाम है या नहीं? मुझे लगता है कि आरएसएस, ऐसे तो हम तमाम आरोप लगा सकते हैं। आरएसएस के बारे में गलतफहमियां जो हैं, इसलिए बहुत सारे लोग उसे बचते हैं। मैं एक बात और उसके बाद नहीं बोलूंगा, मेरी एक बात सुन लीजिए। नहीं, आप उसके बाद हिंदू महासभा और आरएसएस की कितनी एकता है? 14 अगस्त 1947 को भारत की आजादी की पूर्व संध्या पर तिरंगे झंडे के बारे में आरएसएस ऑर्गेनाइजर का एडिटोरियल, वह लोग जो किस्मत के दांव से सत्ता तक पहुंचे, वह भले ही हमारे हाथों में तिरंगे को थमा दें। ये तिरंगा का विवाद जब होता है तो ये जिक्र होता है, ठीक है सर। मैं ये कह रहा हूं कि घृणा, जैसे हिंदू महासभा घृणा करती थी इस इंक्लूसिव इंडिया से, आरएसएस भी वही घृणा करती है। ठीक है। उस फैसले में यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अगर याद है तो, बड़ा मुश्किल है कि सारा फैसला पढ़ के आ जाए और टीवी के डिबेट में बोल दें, किसी संगठन का जिक्र है कि नाथूराम गोडसे इस संगठन से आता था, इसने इसकी हत्या की है? उस फैसले में हिंदू महासभा के मिलिटेंट विंग को दोषी ठहराया। अच्छा, मिलिटेंट विंग था? उसको ने कहा कि उसमें जो मिलिटेंट सेक्शन था, पूरे हिंदू महासभा को भी मिलिटेंट सेक्शन, वो आज वाला आतंकवादी वैसा मिलिटेंट नहीं, उसमें जो एक उग्रवादी मिलिटेंट शब्द वो अच्छे मिलिटेंट, क्योंकि हम भगत सिंह के लिए टेररिज्म शब्द का इस्तेमाल उस दौर में नहीं कर सकते जब उसका मतलब था। मैं कोर्ट के फैसले की बात कर रहा हूं। अच्छे मिलिटेंट, मैं अपनी बात कर कैरी साहब ने मना कर, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। देखिए, पूरे ट्रायल को पढ़िए। ट्रायल में नाथूराम गोडसे ने स्वयं कहा कि वो आरएसएस से क्यों मतांतर रखता था। उसने कहा कि आरएसएस जिस तरह से अहिंसा की बात करता था, जिस तरह से गांधी के नजदीक जा रहा था, मुझे लगा कि हिंदू संगठन के रूप में वह हिंदुओं की ऊर्जा को बर्बाद कर रहा है। इससे सावरकर का एक बहुत फेमस कोट है, आरएसएस मैन इज बॉर्न एज ए स्वयंसेवक, लिव्स एज ए स्वयंसेवक एंड डाइज एज ए स्वयंसेवक। यानी कि जो गोडसे है जो स्वयंसेवक था वो बाद में भी स्वयंसेवक। नहीं, आपने कहा। अरे सुन तो इसका मतलब सुनिए। अर्थात संघ के लोग निकम्मे हैं, ये स्वयंसेवक के रूप में जानते हैं, शाखा लगाते हैं और शाखा लगा लगते मर के चले जाते हैं। जो हमें करना चाहिए हम नहीं कर पा रहे हैं। एक दूसरा जो हमको करना चाहिए ना, भी मेरी बात बीच बीच मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि जब कपूर कमीशन क्यों बना, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब हत्या के जिम्मेदार कुछ लोग जब जेल से रिहा हुए, जिनको फांसी नहीं मिली, तो पुणे में उनका स्वागत हुआ। उसके बाद लोकसभा में हंगामा मचा कि कौन है क्या है। तब 65 में जाकर कपूर कमीशन बना, जीवनलाल कपूर कमीशन। 4 साल तक 101 विटनेसेस को धारवाड़, पूना, बड़ौदा, दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ 7 जगहों पर एग्जामिन किया गया और ये लगभग 162 दिनों तक चला।
उसके साथ साथ इसका नतीजा बता दीजिए, कितना दिन तक चला वो आज के दर्शक को क्या इंटरेस्ट है? कपूर कमीशन ने साफ तौर पे कहा कि जो लोग हत्या में शामिल थे, साजिश में शामिल थे, उनका आरएसएस से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक बात कहा जाता है, एक बात जो कपूर कमीशन को कोट किया जाता है, कपूर कमीशन ने यह भी कहा कि संघ ने ऐसा वातावरण तैयार किया। देखिए, जब उस समय का कंटेम्प्रेरी डिस्कोर्स है तो उसका इफेक्ट पड़ेगा ही जजमेंट पर। वो कंटेम्प्रेरी जजमेंट पे या मारने वाले? नहीं, कंटेम्प्रेरी डिस्कोर्स जो था कि आरएसएस एंटी आरएसएस, तो कमीशन ने एक बार कहा कि संघ ने ऐसा वातावरण तैयार किया। आज जोड़ लें, आज गांधी के बारे में आरएसएस की क्या राय है। आरएसएस का कैडर है केवी सीतारमैया, आरएसएस के हर मीटिंग में ये भाषण करते हैं कि इससे बड़ा क्रिमिनल कोई नहीं था। कौन है? किताब का नाम है केवी सीतारमैया। मैं सारा नहीं, आप नहीं जानते होंगे क्योंकि गुप्त ऑर्गेनाइजेशन है आपका। गांधी द मर्डरर ऑफ गांधी, और इसमें लिखा है, और उसमें सुन लीजिए जरा, मैं आप भी गुप्त नहीं है, उनके सारे स्वयंसेवक गांव में जी रहे हैं, ये 47 से पहले की जो जी रहे हैं। और ये चूंकि मामला 47 से पहले ये वो आदमी है जिनसे 4 दिन पहले ये हिंदू जन जागृति समिति को मोदी साहब ने चीफ मिनिस्टर रहते हुए गोवा में बधाई का संदेश दिया, तुम हिंदू धर्म को बचाने के लिए लड़ो। इनका जो भाषण किया 3 दिन के बाद में, वो करके मेरी बात खत्म है। एज भगवान श्री कृष्णा सेड इन गीता, for the protection of the good, for the destruction of the wicked, and for the establishment of righteousness, I am born in every age. On 30th January 1948 evening, Shri Ram came in the form of Nathuram Godse and ended the life of Gandhi. ये किताब खुलेआम अवेलेबल है, आरएसएस की दुकानों में अवेलेबल है किताब। ये बात सही नहीं। मैं कह रहा हूं, इस तरह की किसी भी किताब को आरएसएस सब्सक्राइब नहीं करता है, हम उसकी निंदा करते हैं। मैं 2 बार देखिए, इनकी 2 किताबें हैं। देखिए, और इसमें कहा गया है हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के लोगों को। अब उनको बोलने दीजिए, मैं 30 सेकंड बोल दूं। देखिए, एजी नूरानी को मैं मानता हूं कि एंटी आरएसएस के डॉक्यूमेंटेशन का द फाइनेस्ट इंटेलेक्चुअल मानता हूं एजी नूरानी जी को। नूरानी ने 2002 में 15 मार्च 2002 को एक लेख लिखा स्टेट्समैन में। आप भी तो मतलब एंटी आरएसएस वालों के एंटी फाइनेस्ट हैं। तो मैं नूरानी साहब की प्रशंसा करता हूं कि उनसे मैं पूरा कर लूं। नूरानी साहब ने फिर स्टेट्समैन में फिर कोर्ट को अपॉलॉजी दी 25 फरवरी 2002 को, और 3 मार्च 2002 को स्टेट्समैन अखबार 2002 का अपॉलॉजी। ये इधर उधर का नहीं, नूरानी साहब ने इसी आरएसएस के लोगों ने हत्या की गांधी की। बना दीजिए ना। आरएसएस के लोगों ने गांधी, अभी तो मैं पूछ नहीं रहा हूं कि उनके लोगों ने गांधी के बारे में क्या क्या कहा, आप ले आए हत्या की। नाथूराम गोडसे जब आरएसएस का था तो आप अपनी सुविधा से उसे हिंदू महासभा में ट्रांसफर कर रहे हैं क्या? मैं सुविधा से नहीं कर रहा हूं। क्या उसने आरएसएस को कोई छोड़ने का इस्तीफा दिया था? मैं बता रहा हूं ना, क्या कहा था कि बड़ा निकृष्ट संगठन है, अब हम इधर नहीं जाएंगे हिंदू महासभा में? बताइए। उसने हिंदू राष्ट्र सेना नाम का एक संगठन बनाया, और हिंदू राष्ट्र सेना एक राइवल संगठन के रूप में बना। और ये बंधु माधव पुराणिक लिखते हैं कि पूरे देश में हिंदू राष्ट्र सेना को मजबूत करना चाहिए, यदि नहीं करेंगे तो जिस तरह से इधर बहुत सारे इधर भी सेनाएं बन जाती हैं। सुन लीजिए, जब एक व्यक्ति संगठन की आलोचना करते हुए एक राइवल संगठन बनाता है, और इससे बड़ी आलोचना क्या हो सकती है? और अंतिम 30 सेकंड में बता दूं, 30 सेकंड बता दूं। 17 सितंबर 1947 को हिंदुस्तान टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापी है, उसको पढ़ना चाहिए, आर्काइव नेहरू मेमोरियल में वो अवेलेबल है वो अखबार। 17 सितंबर के उस रिपोर्ट में एक सिविल एंड मिलिट्री गजट अखबार है, उसने भी उसी दिन छापा। इसमें महात्मा गांधी 16 सितंबर 1947 को आरएसएस की शाखा में कैंप में गए, करीब 500 स्वयंसेवकों के साथ लगातार विमर्श हुआ। तारीफ वाली नहीं, क्योंकि वो तारीफ और इधर उधर हो रहा है। फैक्ट है कि 4 लोग गांधी की हत्या में जेल में। नहीं, इनकी दूसरी किताब है गांधीवाद, धर्मद्रोही एंड देशद्रोही, और इसका जो लास्ट सेंटेंस है वो पढ़ देता हूं मैं आपको। टू वेयर द मेंबर्स ऑफ अ पार्लियामेंट सीन क्लियरली अलाउड टू किल धर्मा एज अ धर्मा एंड ट्रूथ इज अनट्रूथ, दोज मेंबर्स विल बी कॉल्ड एज डेड। वो सीधा मांग कर रहा है कि हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के लोगों को मार दिया। क्या कर रहे हैं कि आरएसएस की क्या कमियां हैं, खूबियां हैं, क्या बुराइयां हैं, हम उस पर और चर्चा कर सकते हैं। उसके बहुत सारे पहलू हैं, आप कह सकते हैं, हम भी कह सकते हैं। मैं अपने दर्शकों के लिए आज की रात सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने गांधी को मारा वो कौन थे, उनकी ट्रेनिंग किस संगठन में हुई, वो पाकिस्तान से। मैं वो जानना चाहता हूं कि जब देश में उस वक्त आजादी के ख्याल जब चल रहे थे, जब देश बनाने की बात हो रही थी, तो वो कौन लोग थे जो गांधी को मारने की बात कर रहे थे? आरएसएस ने उस वक्त जो भी जिनको सजा हुई है उनके बारे, उनके ताल्लुक से बता दीजिए आरएसएस ने ऑन रिकॉर्ड।
मैं इस बात से हैरान हूं कि जो आप लोग कह रहे हैं उस फैसले को क्यों नहीं कोट करते जिसमें क्या कहा गया। बाकी बातों से मेरी उतनी दिलचस्पी नहीं है। नहीं, फैसला पढ़ा ही नहीं लोगों ने। देखिए, षड्यंत्र सिद्धांत से काम नहीं इसीलिए चलता। मैंने दर्शकों को कहा कि मैंने क्या टीवी कहा? के डिबेट RSS चाहे आपको मैंने बात क्या कहा? एंटी-आरएसएस ठीक मैं- लगे तो रवीश जी, या ना रवीश लगे जी, तो तब भी आप लाइब्रेरी में रवीश जाइए। जी, मैं इतना RSS करना ने चाहता गांधी हूं। जी के मरने के बाद कहा मुसलमानों ने उनकी हत्या की है, मगर रवीश जी मेरी बात सुनिए। ये तक कहा पटेल ने तो ये भी कहा मिठाइयां बांट रहे थे। रवीश जी, मिठाइयां बांटी? वो तो पी सुंदरैया ने तो सीपीएम के सीपीआई के महासचिव ने सरदार पटेल पर ही आरोप लगा दिया हैदराबाद में को सरदार पटेल। अरे भाई, सरदार सरदार पटेल ने ये पटेल ने बात कहा कही थी। मिठाइयां बांटी। नहीं एकदम नहीं। सरदार पटेल ने कहा, ये रहा। वो निकाल रहे हैं पर्ची। मैं 2 बात, यार इनकी पर्ची पर कहाँ था? मैं इनका क्या? ध्यान नहीं देता हूं। क्या है? चलिए, अच्छा, चलिए। ध्यान नहीं देते हैं। कांग्रेस ने ट्वीट सरदार किया। पटेल की बात का आप ध्यान नहीं करते हैं। अच्छा वो बात मैं बताइए। नूरानी की सरदार बात को पटेल ने नहीं कहा था करूंगा, कि गांधी की नूरानी हत्या का पर मैं आप मानता हूं कि स्तर अब था। नूरानी, मैं पटेल पूछ रहा हूं तो आप हाँ, नूरानी। मैं आ रहा हूं। अब मैं उनसे कोर्ट का फैसले का पूछ रहा हूं तो वो कुछ और तो बता रहे मैं हैं। तो वही आप लोग बता रहा हूं। गोल गोल क्यों कर रहे हैं? देखिए रवीश जी, जिन लोगों ने ट्रायल नहीं पढ़ा है हाँ। या कपूर कमीशन के जजमेंट को नहीं पढ़ा है, हाँ। वही ऐसी ठीक बात है, है। वो हम ट्रायल उससे में कर लेंगे। नाथुराम हाँ। गोडसे ने साफ तौर पे कहा कि मेरा उससे आरएसएस कर से लूंगा संबंध कि नहीं 19 था। दिसंबर क्या सरदार पटेल ने ये बात कही थी 19 गांधी के मरने के बाद आप लोग गोलवलकर को RSS ने चिट्ठी बताया? लिखी। उस समय के डिस्कोर्स में सरदार पटेल ने कभी प्रशंसा की, कभी तारीफ, कभी उनको शिकायत seriously की। नहीं लेना वो चाहिए। एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स था उस वक्त। उनको seriously नहीं लेना नहीं, चाहिए। गोलवलकर को- देखिए, समकालीन पॉलिटिकल डिस्कोर्स में रवि हर साहब बात जरा ये चिट्ठी को, हर सरदार बात का पटेल की सुन कंट्राडिक्शन लीजिए। मौजूद है। गोलवलकर को चिट्ठी है, किसी और को नहीं। 19 सितंबर 1948 उनकी मृत्यु पर आरएसएस वालों ने जो हर्ष प्रकट किया था और मिठाई बांटी, उससे यह विरोध और भी बढ़ गया और सरकार को इस हालत में आरएसएस के खिलाफ कार्रवाई करना जरूरी थी। गोलवलकर को लिख रहे हैं ये। एक टिप्पणी मैं कर दूं कपिल सिब्बल। गोलवलकर ने इस चिट्ठी के जवाब में क्या लिखा, कोई रिकॉर्ड है? कोई जवाब नहीं श्री है। गुरु जी का सरदार पटेल और नेहरू दोनों से मुलाकात हुई। नहीं, इस चिट्ठी के नहीं, जवाब में कोई मिलने जवाब को है? मना कर रहे थे वो। इनकार किया कह रहे थे कि चिट्ठी लिखो। जैसे ही महात्मा जी की हत्या हुई, ठीक है। उससे सर गोलवलकर जी ने स्टेटमेंट जारी किया। वो तो निंदा की, करेंगे ही, करेंगे ही। यूनाइटेड हिंदू बहुत- कहा। अरे एक छोटी सी बात आज मैं, जो मुझे दुख हुआ, कपिल सिब्बल ने जो हिंदू की परिभाषा ढूंढनी शुरू की, यही परिभाषा अरे भाई, आज की बहस पर आई है। उन्होंने 84 में असली हिंदू कौन? 84 में सिख की परिभाषा ढूंढ कर देश उस में पर दंगा आपका कराया ध्यान था। नहीं आया, वो तो मैंने ध्यान दिलाया नहीं, आपका। 48 और 84 दोनों जानते हैं, उसमें गोडसे के स्वजातीय को इतना नहीं। मारा गया, उनके घरों को जलाया मैं गया। छोड़ता हूं अपने दर्शकों से इस अनुरोध के साथ कि इस विषय पे पढ़ें और देखें कि क्या असलियत क्या है, कौन लोग थे मारने वाले। इस तरह से टेलीविजन में एक एक पक्ष हल्का हल्का दोनों से आपको मिला होगा, उन रास्तों को पकड़ के, पगडंडियों को पकड़कर आप वहां तक पहुंच सकते हैं कि फादर ऑफ नेशन, जिसे कई लोग कहते हैं नहीं कहा जाना चाहिए गांधी को, यह भी एक विवाद है। उनकी हत्या हुई है, उनकी हत्या हुई है। अगर आज के जनरेशन अगर जानना चाहते हैं, क्योंकि आपके हिंदुस्तान की राजनीति की जो वैचारिक जमीन है वो बदल नहीं रही है, वो है वहीं की वहीं। कभी जात से लौट कर आती है तो यहां से लौट कर जाती है तो वहां, क्योंकि आर्थिक नीतियों में सारी पार्टियां एक ही दुकान है। ये सिंपल बात लिख के जेब में रख लीजिए, बाद में फिर टीवी देखते रहिए। थैंक यू आप लोगों का। रिलायंस ने जब मोबाइल लॉन्च किया तब नारा था कर लो दुनिया मुट्ठी में, लेकिन आज रिलायंस जियो के लॉन्च के मौके पर कंपनी ने अपनी मुट्ठी खोल दी। रिलायंस जियो जब लॉन्च हो रहा था, दूसरी टेलीकॉम कंपनियों के होश उड़ रहे थे। कहा जाने लगा कि रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी जितनी देर बोले उतनी देर में अन्य टेलीकॉम कंपनियों के शेयर गिरने लगे और उन्हें हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। ब्रेक के बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी जब रिलायंस जियो लॉन्च कर रहे थे तो अपनी प्रतिद्वंदी कंपनियों से अपील भी कर रहे थे कि जियो नेटवर्क के कॉल को अपने नेटवर्क में ब्लॉक ना करें, सहयोग करें। कायदे से अपील आइडिया और भारती वालों को करनी चाहिए थी कि हमें मार ही डालेंगे क्या। जो लोग स्मार्टफोन में डेटा पैक कितना बचा है झांकते रहते हैं बार बार, उन्हें 31 दिसंबर तक इस रोग से मुक्ति मिल सकती है। रिलायंस जियो के आने से भारत में इंटरनेट की दुनिया पूरी तरह बदल जाने वाली है, ऐसा बताया जा रहा है। मुकेश अंबानी ने कहा है कि उपभोक्ताओं की दुनिया हम बदलने आ गए हैं। मुंबई में जब यह लॉन्च हो रहा था तो तमाम टीवी चैनलों पर उसी तरह से लाइव हो रहा था जैसे स्टीव जॉब आईफोन लॉन्च करने आते थे तो दुनिया भर के चैनल लाइव हो जाते थे। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन आज जब रिलायंस जियो लॉन्च हो रहा था तो लगा कि भारतीय कंपनियों का यह कोई आईफोन लम्हा है, फेसबुक और ट्विटर लम्हा है, मोमेंट। 50 रुपए में 1 GB डेटा अगर मिलने लगे तो लोग स्मार्टफोन से बाहर निकलना बंद कर देंगे। न्यूनतम प्लान 149 रुपए दिन का है, 149 रुपए का है जो 28 दिन के लिए 4G और 300 MB डेटा देगा, इसमें कॉल और SMS फ्री। दूसरा प्लान 499 रुपए का है, वो भी 28 दिन के लिए 4G और 4 GB डेटा मिलेगा। रात में आप फ्री में अनलिमिटेड डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद 5 और प्लान है
जिनमें कीमत के साथ साथ सुविधाएं भी बढ़ती जाती हैं। सबसे महंगा वाला 4,999 रुपए का है, जिसमें 28 दिन है, ये 28 दिन का महीना है। इसमें 4G सेवा है और 75 GB डेटा मिलेगा 5,000 रुपए में। साथ ही रात में अनलिमिटेड इस्तेमाल की सुविधा होगी। यही नहीं, रिलायंस जियो 4G फोन 2,999 रुपए में बेचेगा और वाईफाई राउटर 1,999 रुपए में देगा। रिलायंस जियो की सेवाएं 5 सितंबर से आपको मिलने लगेंगी। खास बात यह है कि वेलकम ऑफर के तहत 31 दिसंबर तक फ्री हैं। मुकेश अंबानी ने कहा कि रात में इंटरनेट सेवा फ्री होगी। ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि आप सोते रहिए, लेकिन आप अपने फोन को कह दीजिए कि वो तमाम तरह के शो डाउनलोड करता रहे फ्री, जिन्हें आप अगले दिन मुफ्त में देख सकेंगे। एक और नई नीति का ऐलान हुआ है कि कंपनी सिर्फ इंटरनेट के पैसे लेगी। जियो के ग्राहकों के लिए वॉइस और SMS फ्री कर दिया गया है। सिर्फ डेटा का चार्ज लिया जाएगा। छात्रों के लिए डिस्काउंट होगा। अपना आई कार्ड दिखाकर 25% ज्यादा डेटा हासिल कर सकते हैं। 300 लाइव टेलीविजन चैनल मिलेंगे। हम लोग तो 5-6 से परेशान हैं और 6,000 फिल्में फ्री होंगी। आधार कार्ड का भी इसमें इस्तेमाल है, इसके अपने खतरे हैं, इसमें बहस है। 15 मिनट में कनेक्शन मिल जाएगा अगर आपने आधार कार्ड दे दिया तो। ये क्यों है, इसे खेल समझना पड़ेगा। रिलायंस का कहना है कि जियो का नेटवर्क देश भर के 18,000 शहरों, कस्बों के अलावा करीब 2 लाख गांवों को कवर कर लेगा। ये तकनीक भविष्य के लिहाज से यानी 5G और 6G टेक्नोलॉजी के हिसाब से तैयार कर दी गई है। यही नहीं, जियो के तहत देश भर में लाखों वाईफाई स्पॉट दिए जाएंगे। कोई रोमिंग नहीं होगा। त्योहारों के दिन मैसेज के कोई रेट अलग से नहीं बढ़ाया जाएगा। क्या इस प्लान के बाद वाकई इंटरनेट की दुनिया भारत में बदलने वाली है? कहा जा रहा है कि दुनिया में सबसे सस्ती सेवाएं हैं। 31 दिसंबर तक कोई कंपनी फ्री में सेवा देगी तो बाकी कंपनियों पे क्या असर होगा? क्या वे भी फ्री होने जा रही हैं? रिलायंस जियो 19 रुपए से शुरू होता है, जबकि एयरटेल का न्यूनतम डेटा 44 रुपए का है। एक सवाल यह भी है कि क्या रिलायंस की यह पेशकश वास्तविक है? बाजार बंद होने तक रिलायंस के शेयरों में भी 3% के आसपास गिरावट आ गई। फिलहाल एक लतीफा सा चल रहा है और सही भी है कि 45 मिनट ही बोले मुकेश अंबानी ने, और इसके बाद उस दौरान भारतीय एयरटेल के शेयरों में 6.48% की गिरावट आ गई। आइडिया सेल्युलर के शेयर में 10.91% और उनके छोटे भाई अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस के शेयर में 9.18% शेयर के दाम गिर गए। इन 45 मिनटों के अंदर भारतीय एयरटेल की बाजार कीमत में 12,000 करोड़ की गिरावट आ गई, जबकि आइडिया 2,800 करोड़ रुपए बाजार से उड़ गए उसके। कुल मिलाकर 13,000 करोड़ की चपत लग गई इन कंपनियों को। मुकेश अंबानी बार बार जोर दे रहे थे कि बाजार में पहले से होने के कारण कंपनियां मनमाने रेट नहीं वसूल सकती हैं। तमाम उद्योगपतियों ने रिलायंस जियो के प्लान का स्वागत किया है, गेम चेंजर बताया है, और इस ऐलान के बाद एयरटेल ने एक बयान जारी कर स्वागत किया है कि हम डिजिटल संसार में रिलायंस जियो का स्वागत करते हैं और उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। शीर्ष ऑपरेटर के साथ काम करने की जियो की अपील का भी स्वागत करते हैं। एक जिम्मेदार ऑपरेटर होने के नाते हम सभी रेगुलेटर नियामक जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। इस पे क्यों जोर है भाई? जैसा हमने किया भी है। बीते 20 साल से हम डिजिटल भारत के निर्माण में अहम भूमिका अदा करते रहे हैं। अच्छा, और इसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हम सरकार की डिजिटल इंडिया की कल्पना को साकार करने में सहयोग करेंगे। हम प्रयोग करते रहेंगे और बेहतरीन सेवाएं और उत्पाद देते रहेंगे। फिलहाल रिलायंस जियो के बाद इंटरेस्ट सिर्फ इतना में है कि बताइए फ्री कब देंगे। मुकेश अंबानी का दावा रहा है कि रिलायंस जियो दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप है, जिसमें 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश कर दिया गया है। अब देखना यह होगा कि इतने निवेश से जो शुरुआत मुकेश अंबानी ने की है, उसके बदले में वो मुनाफा कब वसूलेंगे, कब निकालेंगे? क्या 31 दिसंबर के बाद? कब तक वो अपने उन दावों पर टिके रहेंगे जो उन्होंने लॉन्च किए करते समय ये कहा है? तो हम इस पे बात करेंगे कि इस खेल से क्या खेल बिगड़ने वाला है और क्या नया खेल बनने वाला है। महेश उप्पल जी हैं, आप टेलीकॉम एक्सपर्ट हैं। उप्पल साहब, बताइए कि खून की नदियां बह रही हैं टेलीकॉम सेक्टर में या बसंती पवन चल रही है सर? देखिए, इस वक्त जहां तक ग्राहक का सवाल है, इसमें तो बसंती पवन ही चल रही है और ग्राहकों के लिए ये बहुत ही खुशखबरी है कि अब दाम काफी घट जाएंगे। लगभग जैसे कि सुनने में आया है, जैसे कि अनाउंस हुआ है, वॉइस कॉल सब फ्री हो जाएंगी। आप कहीं भी फ्री में बात कर सकेंगे। और जहां तक डेटा चार्जेस का सवाल है, उसमें कम से कम 1/5 हो जाएंगे, 20% रह जाएंगे।
और इसके अलावा रात की डेटा चार्जेस खत्म हो जाएंगे। तो ये तो ग्राहकों के लिए तो अच्छी खबर है ही। जहां तक दूसरी कंपनियों का सवाल है, उनके लिए ये इतनी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि उसके सामने वाला जो कंपटीशन है वो इतना बड़ा हो जितना रिलायंस है। रिलायंस कोई आम कंपनी नहीं है और ना ही आम न्यू एंट्रेंट है। बहुत ही कम कंपनियां ऐसी होती हैं जिनके लिए न्यू एंट्रेंट इतने बड़े आते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि इतना बड़ा प्लेयर जब मार्केट में आता है तो उससे जो दूसरी कंपनियां हैं वो जरूर घबराएंगी, और ये कंपनियां रिलायंस की साइज की भी नहीं है। और इसके अलावा उनकी काफी अपनी वल्नरेबिलिटीज भी हैं, कमजोरियां भी हैं। आज की डेट में क्वालिटी ऑफ सर्विस भी बड़ा इशू है, कॉल ड्रॉप्स का भी इशू है, डेटा चार्जेस का, अफोर्डेबिलिटी सबका इशू है। और रिलायंस ने जिस तरीके से अपनी सर्विस लॉन्च की है वो इन सब पहलुओं को देख के की लगती है। महेश जी क्या आप कहेंगे और उनके जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूं। आपने कहा कि जो दूसरी टेलीकॉम कंपनियां हैं वो रिलायंस के स्तर की नहीं है, और रिलायंस ने जिस तरह से जिस स्केल पे अपने प्लान को लॉन्च किया है, मतलब 6 महीने तक फ्री देना, अगस्त सितंबर से लेकर दिसंबर तक, सितंबर अक्टूबर नवंबर 4 महीने तक फ्री देना मजाक बात तो नहीं है। क्या ऐसा होते हुए आप देख रहे हैं कि ये सारी कंपनियां या तो इनका वजूद मिट जाएगा या रिलायंस में ये समा जाएंगी, या ये रिलायंस के मुकाबले compete कर पाएंगे? सर जी देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है। टेलीकॉम जैसे क्षेत्र में एक चीज कही जाती है कि जो आदमी पहले मार्केट में एंटर करते हैं उनकी बहुत ज्यादा एडवांटेज होती है। तो ये कंपनियां वो सब कुछ कर सकती हैं जो कि रिलायंस भी कर सकता है, जो रिलायंस ने अनाउंस किया है कि वो करेगी। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है कि जो यदि रिलायंस कर सकता है तो एयरटेल भी वो सस्ते दामों पर डेटा भी दे सकता है और कॉल्स फ्री भी कर सकता है। और मुझे लगता है कुछ हद तक उनको इस किस्म की जो प्लान्स हैं वो मार्केट में लाने ही होंगे। तो ये हमको कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि इससे किसी भी तरीके से जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको किसी तरीके से रिलायंस चबा जाएगी, ऐसा नहीं होना। पर महेश जी आप देखिए कि जो उनका ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है, रिलायंस तो कई साल से, पिछले 5-6 साल से गांव-गांव तक, कस्बों तक में बिछा रहा है। इतनी तैयारी तो इन कंपनियों के सामने नहीं है। मैंने इनके पास लाइसेंस है, उपभोक्ताओं का एक जी नहीं, इनके पास है। पहली बात तो यह है कि फाइबर शायद ना हो इतना, पर इसमें कोई शक नहीं है कि उनके पास रिलायंस से कई गुना ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, कई गुना ज्यादा रेवेन्यूज हैं। रेवेन्यूज तो बाय डेफिनेशन रिलायंस के पास है ही नहीं। इस वक्त टेलीकॉम सेक्टर के रेवेन्यूज हैं 2 लाख करोड़ साल के। तो ये कंपनियां जो जिस किस्म के रेवेन्यूज कमाती हैं, जिसमें से लगभग 1/4 यानी करीब 50,000 करोड़ खाली एयरटेल का ही है, तो ये कोई मामूली कंपनियां नहीं हैं। और इनमें वो क्षमता है, उनके पास भी वो रिसोर्सेज हैं जिससे कि वो मुकाबला दे पाएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि इससे जो ये दोनों रेट ऑफर किया गया है रिलायंस की तरफ से, जो ये रेट ऑफर किया गया है, पूरी रात डेटा फ्री है, इस तरह का रेट देने में काफी उनका खून बहेगा सर। और रिलायंस कब तक बना रह सकता है? चार्जेस के रिलायंस कब तक? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जी हाँ, जितने भी विश्लेषक हैं वो ये मानते हैं कि रिलायंस को कम से कम 4 साल लगेंगे अपने को प्रॉफिट्स में आने के लिए। अगले 3-4 साल तक उसको काफी पैसे की नदियां बहानी पड़ेंगी इस मार्केट में एंटर करने के लिए, और इस मार्केट में एक अपनी एक जगह पाने के लिए, अपनी मार्केट शेयर लाने के लिए। तो ये कोई रिलायंस के लिए सस्ता नहीं है मामला, और इसीलिए रिलायंस के भी, जैसे आपने देखा, एयरटेल ही के नहीं, रिलायंस के भी शेयर थोड़े बहुत गिर गए। पर इसमें कोई वो नहीं है कि बाद में जब एक बार मार्केट शेयर आ जाएगा और जब ये सारी इकोसिस्टम जो वो क्रिएट कर रही है उससे उनको रेवेन्यूज फाइनली बढ़ाने में महेश जी मैं जानना चाहता हूं ये जो सस्ता रेट इन्होंने दिया है तो इससे बहुत बड़ी संख्या में भगदड़ भी मचेगी जी। या तो पुरानी कंपनियों को इस रेट पर आना होगा और भगदड़ मचेगी, तो क्या ऐसा हो सकता है कि करोड़ों ग्राहक रिलायंस के पास चले जाएं और तब उसकी एक मार्केट में मोनोपोली हो जाए, जिस तरह के खतरे बताए जाते हैं, क्या ऐसा हो सकता है?
नहीं, मेरे ख्याल से ये निकट भविष्य में तो संभव नहीं है। लॉन्ग टर्म तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, पर जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि ये जो भी रिलायंस कर रहा है, ऐसा नहीं है कि बाकी कंपनियां इसका मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकती हैं। उनके पास भी वो सब क्षमताएं और वो सब रिसोर्सेज हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले हफ्ते भर में ही आप देखेंगे कि सारी कंपनियां मुकाबले के ऑफर्स और मुकाबले के रेट्स ऑफर करेंगी। कौन कितना तो देता ये जो है? भगदड़ की बात हो रही है, ये मैं एक भगदड़ सवाल इतनी आपसे आसानी पूछना से, चाहता हूं काफी देर तक जी कि रिलायंस ने अपना एक ऐप इकोसिस्टम बनाया है कि उसके अपने हैं, जैसे जियो म्यूजिक ऐप है, उसका अपना सिनेमा ऐप है, फिर टीवी ऐप है, और पर्सनल डिजिटल वॉलेट है, पेटीएम जैसा है, ठीक है। अब क्या वो एक बंद नेटवर्क है, नेट न्यूट्रलिटी के अगेंस्ट है? ये बातें जो काफी हंगामा हुआ था फेसबुक के समय में, आपको क्या लगता है सर इस पे? देखिए, नेट न्यूट्रलिटी का खासकर इस वक्त रिलायंस की ऑफरिंग से कोई खास लिंक नहीं है, क्योंकि ये सब एप्स जो हैं ये सब ऑपरेटर्स ऑफर कर सकते हैं और करते भी हैं। तो ये मैं अपने आप में नेट न्यूट्रलिटी का इशू नहीं मानता। नेट न्यूट्रलिटी का इशू तब होगा जबकि ये इंटरनेट से हटा दिए जाएंगे, तब ये होगा। और तब TRAI ने भी कुछ इसमें कदम उठाए हैं, और उनमें काफी हद तक कंट्रोवर्सी भी है, वो देखेंगे। एक चीज मैं जानना चाहता हूं, इस वक्त जो रिलायंस ने ऑफर की, हाँ, मैं ज्यादा सवाल आपसे पूछ लेना चाहता हूं। ये जो 28 दिन की बिल साइकिल है, किसी ने कहा है कि ग्राहक 13 महीने पे करेगा एक साल में 12 महीने के बजाय। देखिए, ये जहां तक मुझे इस किस्म के सवालों की बात है, मुझे एक चीज बड़ी क्लियर है कि इतनी कंपटीशन, इतनी कॉम्पिटिटिव मार्केट, जितना कंपटीशन भारत की टेलीकॉम मार्केट में है और दुनिया के किसी भी देश में नहीं है, दुनिया के किसी भी शहर में इतना कंपटीशन नहीं है जितना आपको दिल्ली में मिलेगा या बुलंदशहर में मिलेगा। तो ये चीजें मुझे नहीं लगता कि इस किस्म की गड़बड़ हो गई। जरूरी बात है कि कंपनियां कमर्शियली अपने रेवेन्यूज बढ़ाने की कोशिश करेंगे, पर ये जो चालाकी वाला काम है, मुझे लगता है ये कंपनियों के लिए एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में ये सब करना इतना आसान नहीं होता। कॉल ड्रॉप में तो चालाकी हम लोग देख ही रहे हैं। जो प्रतिस्पर्धक क्या कर लिया सरकार ने भी, और TRAI ने क्या कर लिया 2 साल से कॉल ड्रॉप। नहीं, पर मैं पर मैं गाहक की बात नहीं है, पर ये आप यदि इस किस्म के काम करेंगे तो आपके जो कंपटीशन है वो उसका पूरा फायदा उठाएगा। तो ये कभी भी, चाहे वो सरकार से जो भी उसका रिश्ता हो, कोई भी कंपनी अपने कंपटीशन को एक नया ऑप्शन देने के लिए ज्यादा राजी नहीं होगी। ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि ये 28 दिन वाली बात जो आप कह रहे हैं, पहली बात तो वो ठीक नहीं है। ठीक है। अब मेरा एक सवाल है कि मुझे ठीक ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन मुकेश अंबानी ने पुराने पहले से मौजूद नेटवर्क को, ऑपरेटर को चेताया कि आप हमारे जियो नेटवर्क से आने वाले कॉल को ब्लॉक ना करें, और शायद उन्होंने ऐसी कोई संख्या दी कि 5 करोड़ मेरे कॉल ब्लॉक्स किए गए। मतलब उसमें आवाज में 5 करोड़ ऐसा कुछ उन्होंने बोला, मैं बहुत श्योर नहीं हूं, लेकिन 5 करोड़ उन्होंने बोला। तो आपको ये देखते हुए लगता है कि ये लड़ाई अभी और बढ़ेगी? एयरटेल ने जो स्वागत किया है वो शायद दिखावे का स्वागत है। देखिए, कोई भी कंपनी, चाहे वो NDTV हो या कोई और हो, अपने कंपटीशन को जब वेलकम करती है तो वो एक कुछ उसके दिमाग में कई और चीजें भी होती हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो एयरटेल यदि उसको वेलकम कर रही है, तो दूसरी तरह से वो भी पूरी तरह से जागरूक है कि ये एक नई मुसीबत उनके लिए आई है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये जो इंटरकनेक्शन का जो मामला है, ये बड़ा पेचीदा है, और कंपनियां जाहिर है खुश नहीं होंगी, पर उनको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। बहुत इंटरकनेक्शन का मामला भी शुक्रिया आप सभी का, आपका महेश जी, खासकर सस्ता एक आया है तो मजा लीजिए और देखिए कि जो मौजूदा कंपनियां वो अपने रेट में क्या कमी करती है। लेकिन गांधी पर बहस करने का नतीजा ये हुआ कि शमसुल इस्लाम साहब मुझे किताब दे गए, गोलवलकर एक अध्ययन, फिर ये मुस्लिम्स अगेंस्ट पार्टीशन कुछ दिया है इन्होंने, फिर एक तीस्ता सिटलवाट का बियॉन्ड डाउट दे दिया। आप बताइए
टीवी के एंकर पढ़ेगा कब और नौकरी कब करेगा, बताइए कितनी जाती है। लेकिन फिर भी मैं पढ़ूंगा, और राकेश सिन्हा ने भी 1-2 किताबों का जिक्र किया, आप वो पढ़िए, तमाम डॉक्यूमेंट को देखिए और ठोस राय बनाइए अदालत के फैसले के साथ साथ संगठन की भूमिका। क्योंकि एक कानून विशेषज्ञ ने टिप्पणी की है कि जो कोर्ट के फैसले को लेकर मैं सवाल पूछ रहा था, वो कोर्ट सिर्फ पुलिस के जांच पर कार्रवाई कर रही थी कि गांधी को किसने मारा, मारने वाले का क्या ताल्लुक था, ये कोर्ट के दायरे में वो विषय नहीं था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पढ़िए खूब और जानने का प्रयास कीजिए। आप देख रहे थे प्राइम टाइम, नमस्कार।